दोस्तों 1909 में गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट आया जिसके कंक्लूजन्स पे बेस्ड है एक नया एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने सबके सामने रखा। गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के 2 साल बाद यानी 1911 में। और इसके क्या पोस्टुलेट्स थे, आइए नजर डालते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। इस मॉडल को प्रपोज किए थे रदरफोर्ड। इट वाज प्रपोज्ड बाय ई रदरफोर्ड। वो भी कब? इन 1911। इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो बेस्ड हैं कंक्लूजन्स ऑफ गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना। जो गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन थे उसी पर बेस्ड ये एटॉमिक मॉडल है। दिस मॉडल is based on the conclusions of gold foil experiment। क्योंकि इसे रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था, इसलिए इस एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? पोस्टुलेट्स ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल आर: क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? सबसे पहला पोस्टुलेट, किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। ठीक है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इन एन एटम द टोटल पॉजिटिव चार्ज is equal to total negative charge hence or so it is electrically neutral, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। दूसरा, किसी भी एटम में जो उसका टोटल मास है और उसका जो टोटल चार्ज है, ये है एटम, तो एटम का जो मास है टोटल और उसका जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब उसके सेंट्रल कोर, ये छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड रह जाएगा और ये छोटी सी रीजन को कहा जाएगा न्यूक्लियस, है ना। ऑल द पॉजिटिव चार्ज and almost all the mass of atom concentrates at its central core region, और इस कोर रीजियन को क्या कहते हैं? कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए, पहली बार ये वो पहला एटॉमिक मॉडल था जिसने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन रखा। ठीक है, ये इस टर्म का इस्तेमाल इससे पहले किसी एटॉमिक मॉडल में नहीं हुआ था। ये तो उन्होंने कह दिया कि सभी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो सेंटर में रहेंगे।
अब नेगेटिव चार्जेस का क्या? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये एटम हो गया तो ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे कंसंट्रिक सर्किल्स होंगी एक के ऊपर एक। इन्हीं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है घूमती होगी, वो रुकी हुई नहीं होगी, ये घूम रही होगी। ठीक है। तो तीसरा उन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रिवॉल्व करता रहेगा इन कंसंट्रिक सर्किल्स। ये जो सर्कुलर पाथ हैं, दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। क्या कहा गया इनको? इन पाथ्स को कहा गया ऑर्बिट्स। तो पहली बार ये वो एटॉमिक मॉडल था जिसमें पहली बार ऑर्बिट के बारे में बातें हुई। अब चौथा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करती है तो रोटेट करने के लिए तो सर्कुलर मोशन के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तो कोई नेचुरल फोर्स नहीं है ना, क्योंकि ये नेचुरल फोर्स नहीं है तो कोई तो नेचुरल फोर्स होगा जो उसे प्रोवाइड कर रहा होगा। वो नेचुरल फोर्स होता है न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, किस लिए? टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के लिए। कौन देता है? इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। अच्छा, ये किस किस के बीच में पड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ये पड़ रहा है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब कहने का मतलब ये रहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे पता चलेगा? मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का मास जो है m है और ये इस ऑर्बिट में v स्पीड में घूम रही है। अब न्यूक्लियस और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, यानी कि जो रेडियस है उस सर्कुलर पाथ की वो है r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो mv²/r है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्स फोर्स 1/4πε0 Ze²/r²। क्यों Ze²? एक्चुअली फॉर्मेट क्या होता है कूलम्स फोर्स का? 1/4πε0 q1 q2/r²। ये डिस्टेंस r है वो तो पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे q1 कौन है? q1 है न्यूक्लियस का चार्ज जो कि पॉजिटिव है। और ये हो गया Z यानी कि नंबर ऑफ, है ना, एटॉमिक नंबर, और E यानी कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और Q2 जो है वो कौन है? Q2 है आपका इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। तो इन दोनों वैल्यू को अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिल जाएगा 4πε0 Ze²/r²। एक का Ze, दूसरे का एक और ही, तो Ze²/r²। तो इस तरह से हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जिसे प्रोवाइड करने वाला जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
आखिरी पोस्टुलेट और था। अच्छा, इनमें क्या क्या कौन कौन है? एम जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी जो है वो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में घूमने लायक स्पीड। आर जो है वो ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। ई जो है वो तो हम लोग जानते ही हैं, वो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ये थे 4 पोस्टुलेट्स, और एक आखिरी पोस्टुलेट था जिसमें उन्होंने कहा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच देख चुके थे कि डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच जो है वो 10⁻⁻14 मीटर की होती है, और उससे छोटी होगी साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। ये होगा साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये 5 पोस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में, है ना। जैसे किसी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। दूसरा, एटम का जितना पॉजिटिव चार्ज और मास सब सेंटर में कंसंट्रेट करता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल पाथ में घूमती रहती है, इन रास्तों को ऑर्बिट्स कहा जाता है। घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और आखिरी पोस्टुलेट ये था कि इसकी जो साइज है न्यूक्लियस की वो 10⁻⁻15 मीटर की होगी। ये एटॉमिक मॉडल भी पूरी तरह से सही नहीं था, इसमें भी लिमिटेशंस थे। जैसे कि तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर मॉडल या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला लिमिटेशन, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रही है। अब भैया एक पूरी चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो लॉस होनी ही है ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? ऊपर से ये जो न्यूक्लियस है ये मुआ उसे अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो जैसे ही एक चक्कर पूरा लगाने की कोशिश में वो गया, एनर्जी भी लॉस हो गई, एट द सेम टाइम न्यूक्लियस उसे अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पाथ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, दूसरे रिवॉल्यूशन में और छोटा हो जाएगा, तीसरे में, ऐसे करते 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 फाइनली वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगी। अगर रदरफोर्ड की बात सही है तब तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता जी, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो एटम जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, एटम तो कोलैप्स ही कर गया होता। ऐसा नहीं होता, है ना। यानी रदरफोर्ड के मॉडल में फॉल्ट्स थे। आइए इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus in circular paths. अब after each revolution हर घुमाव के बाद it would be losing energy. इसमें एनर्जी की खपत होनी है। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त
इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स भी पड़ रहा है न्यूक्लियस का, है ना। इट इज एक्सपीरियंसिंग the attraction force from nucleus, न्यूक्लियस से उसे अट्रैक्शन फोर्स भी मिल रहा है। एज अ रिजल्ट इसके लिए इसे एक स्पाइरल पाथ लेना चाहिए। इट शुड टेक ए स्पाइरल पाथ। इसे एक स्पाइरल पाथ लेना चाहिए। और स्पाइरल पाथ माने ये जो रास्ता दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये जो जलेबी भाई, जलेबी वाला जो रास्ता जो दिख रहा है इसका घूम घूम के, वो वाला स्पाइरल पाथ ऑफ इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग रेडियस। धीरे धीरे देखो, यहाँ पे रेडियस कुछ थी, यहाँ पे रेडियस छोटी हो गई, तो धीरे धीरे ऐसे डिक्रीजिंग रेडियस का पाथ चाहिए ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस, है ना। और फाइनली it should collapse with the nucleus। न्यूक्लियस के साथ इसका कोलैप्स हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो एटम तो स्टेबल ही नहीं होता। इफ इट वुड बी सो, अगर ये ऐसा होता, देन द एटम वुड नॉट बी स्टेबल। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो एटम स्टेबल है, तभी तो एटम गोल है ना। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एटम इज स्टेबल। ये था उसका एक लिमिटेशन। इसका एक और लिमिटेशन है, क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है दूसरी, इसकी एक और लिमिटेशन है, क्या है? देखिए, ये है न्यूक्लियस, इसके ऊपर ऊपर ऐसे ऑर्बिट्स हैं, है ना। ऐसे ऑर्बिट्स मैं पूरा नहीं बना रहा, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन को जो है ऊपर से नीचे आते हुए रेडिएशन छोड़ने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे लाइंस बनेंगे यहां से। इनको हम लोग, इन लाइंस को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अब अगर बीच में यहां पे एक और ऑर्बिट होता तो ये एक और स्पेक्ट्रल लाइन बनता। इसके बीच में अगर ऑर्बिट होता तो एक और स्पेक्ट्रल लाइन बनता। रदरफोर्ड ने कहा नहीं कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। उनके हिसाब से तो बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, तो बहुत सारी ऑर्बिट है तो लगे लगे लदे लदे से ये स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे। यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस एकदम ऐसे भरे भरे आएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्बिट है, यहाँ पे भी ऑर्बिट है, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। तो हर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होगा और स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे नजर आएंगे? जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लदा लदा सा है। इस तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। जो कि रदरफोर्ड के हिसाब से था। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसा आता है? ऐसे छोटे छोटे से। इनको कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा।
रदरफोर्ड के हिसाब से आना चाहिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में आता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। According to Rutherford, the atomic spectra should be a continuous spectra, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कुछ लोग गलती से उसी को नोट्स के अंदर ना लिख दो, इसलिए मिटाना पड़ा उसको। तो इन्हीं दो लिमिटेशंस के कारण रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल यानी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पूरी तरह से सही तो नहीं था, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं था। इसके कई एडवांटेजेस थे। जैसे सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्यों इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स अनएक्सप्लेन्ड था। यहां पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है, वही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। ये वो मॉडल था जिसमें पहली बार ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कशन हुआ। ये वो मॉडल था जिसमें पहली बार न्यूक्लियर के बारे में हम लोगों ने बात की कि न्यूक्लियस करके कुछ होता है एटम में, जहां सारे पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेटेड रहते हैं। ये वो पहला एटॉमिक मॉडल है जिसने न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया, और हम आज भी उसे मानते हैं। तो ये आप माने मोटा मोटी हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करी।